नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्लास आज के सेशन को अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लास में बताए जाते हैं उन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए अपनी हैंडराइटिंग में। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जब एग्जाम पास आएगा आपको रिवीजन करना होगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स को रिवाइज करते हो ना तो उसमें कम समय लगता है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी आता है कि अरे वाह मैंने पढ़ाई की है, ऐसी फीलिंग आती है। तो उस समय कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल भर परिश्रम करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम पास आता है उनको घबराहट होने लगती है, उनसे पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो लेकिन जब आप खुद से नोट्स लिखेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्लास। और हम लोग तो हैं ही हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो एग्जाम के समय कभी भी लो फील करिए तो हमेशा क्या करिए, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिए कि मैं कौन हूँ। ठीक है, पूछिए और कहिए मैंने साल भर पढ़ाई की है, कैसे मैं कह सकता हूँ, कह सकती हूँ अपने आप से कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, किसी का नहीं होगा। ये कह के हट जाइए वहां से और फिर से पढ़ने लगी, लेकिन पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लास कि आप पढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, कर्म करेंगे तो ईश्वर सफल जरूर करेगा। हो सकता है आज आपका समय अच्छा ना हो, लेकिन आने वाला समय बेहतरीन भी हो सकता है। परिश्रम आपको करना पड़ेगा, वफादार रहिए, किस दूसरे के प्रति नहीं, खुद के प्रति। ठीक है, दूसरों के प्रति वफादार मतलब दूसरी चीजों में रहिए। अभी पढ़ाई की बात हो रही है तो पढ़ाई में अपने प्रति खुद वफादारी रखिए, ये कहना चाह रही हूं मैं। अब ये मत करने लगिएगा कि अपने मम्मी पापा से झूठ बोलिएगा और वो बोलेंगे कहाँ से झूठ बोलना सीखा। तो वो मैम बोली थी कि अपने प्रति वफादार रहिए, दूसरों के प्रति नहीं। वो चीज नहीं बोली मैंने। पढ़ाई करते समय दूसरों को दिखाने के लिए, माँ बाप को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए किताब खोल के नहीं बैठना है। खुद वफादार रहिए कि आज मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना पढ़ना है और उतना पढ़िए। अब कोई क्या कहता है, बहुत पढ़ता है, कम पढ़ता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगी आपको, और आपको बताना चाहूंगी किसके बारे में, डिकोड एग्जाम के कोर्सेज के बारे में। अभी एक कोर्स जो है वो प्रीलिम्स और मेंस का है। ये यूपीपीसीएस 2025 के लिए है। इसमें एंटायर सिलेबस कवर किया जा रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। मेंस में जीएस पेपर, हिंदी, ऐसे पेपर, सब पर ध्यान दिया जा रहा है। किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जा रहा है। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये नंबर दिख रहा है आपको, आप इस पर कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ क्लास में आपको बता दूं कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक राइटिंग कोर्स भी लेकर आया है, जिसमें कि एग्जाम में आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अपने आंसर्स को लिखना है। यहाँ पर आपको टॉपिक दे दिए गए हैं टाइम टेबल में पहले से ही, और उसी टॉपिक से रिलेटेड रोज 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके कि सॉल्व्ड आंसर्स आपको दिए जाएंगे, मॉडल आंसर्स। और 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में डिवाइडेड रहेंगे, जिनके कि आंसर्स आपको खुद लिखना है और हमें सेंड करना है। हमारे यहाँ के फैकल्टी आपकी जो आंसर शीट है उसको इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक देंगे कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, हर टॉपिक से रोज हम लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अभी आपके पास समय है तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो परेशानी आप लोगों को होती है कि मैम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तो लग गया कोर्स को कंप्लीट करने में ही, अब आंसर लिखा ही नहीं हमने, एग्जामिनेशन हॉल में आता तो था लेकिन लिख नहीं पाए, तो ये सब दिक्कतें उस केस में आपको नहीं होगी। और अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू को भी सुनेंगे तो वो हमेशा कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस करने को, जितना पढ़िए वो लिखने भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जो इन्विजिलेटर होता है, जो आपकी कॉपी इवैल्यूएट करता है, ठीक है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो भी फैकल्टी बैठा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो आपने आंसर्स लिखे हैं ना उसको चेक करेगा।
ना कि आपको जानेगा कि भाई इनका नाम है, ये रोल नंबर है, मैं जानता हूं, मार्क्स दे देता हूं। ऐसा नहीं होता। जो आपने लिखा है उसी के बेसिस पे आपको आंसर्स मिलेंगे। इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक होती है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो सबसे इजी प्रश्न है आज की क्लास का। ठीक है, सबसे इजी प्रश्न है। तो चलो बताओ क्या है उत्तर। यहां पर ध्यान से देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं स्लाइड से हट जाती हूं ताकि किसी स्टूडेंट को स्लाइड पढ़ने में दिक्कत ना हो। नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता है? राष्ट्रीय आय अनुमान कौन तैयार करता है? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, नन ऑफ द ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, जब भी राष्ट्रीय आय की बात आएगी, नेशनल इनकम की बात आएगी, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको तैयार करता है। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला तो आपको क्लियर हो गया है कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, किसके द्वारा? सीएसओ इसको तैयार करता है। ठीक है, फिर यहां पर सीएसओ जो है वो किसके अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये एक सरकारी एजेंसी है सीएसओ, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर सीएसओ आता है। ठीक है, जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। इतनी चीज क्लियर? परीक्षा में पूछेगा तो इसी तरीके से ये प्रश्न बनेगा। अब क्लास अगले प्रश्न को देखने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम देखते हैं। आप में से कई स्टूडेंट कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम जीडीपी, जीएनपी ये सब पढ़ा दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। यहां पर देखिए, सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रही हूं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होती है। जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फिनिश्ड गुड की। ठीक है, फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज की, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर मार्केट वैल्यू रॉ मटेरियल की नहीं कैलकुलेट की जा रही है। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू को यहां पर नहीं देखा जा रहा है, फिनिश्ड गुड और सर्विसेज की वैल्यू को देखा जा रहा है। मैंने आपको जब इन्फ्लेशन के बारे में बताया था, मुद्रास्फीति के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको एक चीज वहां बताई थी कि यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि जब भी मुद्रास्फीति को कैलकुलेट किया जाता है तो वहां पर खाली हम गुड्स को कंसिडर करते हैं, हम खाली गुड्स के प्राइसेस को कंसिडर करते हैं, खाली प्रोडक्ट के ओनली लिखा हुआ था वहां पर। तो वहां पर मैंने आपको बताया था ओनली गुड नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी आपके हाथ में ढेर सारा पैसा आ जाए तो कोई काम करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। घर में बैठे बैठे क्या करोगे? अर्बन क्लैप को बुलाओगे बाथरूम साफ करने के लिए, किचन साफ करने के लिए, पंखा साफ करने के लिए, एसी साफ करने के लिए। और ये बात सही है। देखिए, हमेशा ये जब हम इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, मुद्रास्फीति पढ़ते हैं, तो इंसान डिमांड अपनी कब बढ़ाता है? जब उसके हाथ में पैसा हो। ठीक है, जब हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो कहेगा भाई इतना महंगा काम लोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो हम ही कर लेंगे, इससे अच्छा तो हम ही कर लेंगे। ठीक है, अरे बाथरूम साफ करने का इंसान मांग रहा है 500 रुपए, तो 500 रुपए देने से अच्छा हम ही बाथरूम साफ कर लेंगे। लेकिन अब यहीं पर उल्टा हो जाए, आपके समय की कीमत हो जाए। ठीक है, जितनी देर में आप बाथरूम साफ करेंगे उतनी देर में आप अपने लैपटॉप को खोल के अगर लाख रुपए कमा लेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? बाथरूम नहीं साफ करने में अपना समय बर्बाद करेंगे, आप लैपटॉप खोल के अपने काम को करेंगे। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, कभी भी मतलब बड़ी बड़ी बातें करने से पहले, कि जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तभी हम डिमांड करते हैं और तभी इन्फ्लेशन होता है। और हमेशा इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में हम गुड और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो यहां पर भी फिनिश्ड गुड और सर्विस की बात की जाती है, ये याद रखिएगा।
ठीक है। रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनकी बात नहीं की जाती है और इनकी मार्केट वैल्यू को देखा जाता है विद इन द कंट्री बॉर्डर। जो कंट्री का बॉर्डर है अगर उसके यहां पर क्या बोला गया, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कौन से शब्द को पकड़ना है, डोमेस्टिक, घरेलू। तो भारत के बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू, उस फिनिश्ड गुड और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को जब हम एक साथ देखेंगे तो हमें जीडीपी मिलेगा। ये याद रखिएगा क्लास, क्योंकि अभी आपको बहुत आसान लगता है लेकिन बाद में अगर कोई कंफ्यूज करने बैठेगा ना तो आप कंफ्यूज भी होने लगेंगे। मैम ने जो जो चीज़ें बताई है उसको ध्यान में रखिए। जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे, तो घरेलू शब्द की अपनी एक मीनिंग है, डोमेस्टिक शब्द की अपनी एक मीनिंग है। डोमेस्टिक मतलब क्या, हम विद इन अ कंट्री बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंट्री की जो बाउंड्री है ना हम उसके अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे भारत है तो भारत में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, भारत में मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है फिनिश और गुड और सर्विसेज की, फिनिश गुड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू क्या है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसको जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हो सकता है ना ऐसा कि भारत में कोई दूसरे देश की कंट्री, अमेरिका की कोई, किसी भी अमेरिका की कोई फैक्ट्री है, किसी दूसरे देश की फैक्ट्री जो है वो भारत में आके अपना एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने कर लिया, अपनी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा ली है। अब है तो वो अमेरिका की, लेकिन अब भारत में प्रोडक्शन कर रही है गुड्स का, तो वो भी हमारे ही जीडीपी में कैलकुलेट होगा। समझ में आया, वो भी हमारे जीडीपी में ही कैलकुलेट होगा। क्यों, क्योंकि अमेरिका की किसी कंपनी ने अगर कोई फैक्ट्री लगाई है तो वो विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की बाउंड्री के अंदर लगाई है और यहीं पर वो प्रोडक्शन कर रही है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, ठीक है, उसको लिया जाएगा। तो मॉनेटरी वैल्यू और अ मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री बाउंड्री इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, क्या लिखा है, या किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, ये याद रखिएगा। अभी समझ में आएगा और अच्छे से, थोड़ी देर 2-3 मिनट सुनिए। अब एक टर्म आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंट्री इन अ गिवन पीरियड। यहां पर क्या दिया गया है, प्रोड्यूस बाय कंट्री विद इन अ गिवन पीरियड। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जीडीपी में कि सपोज करिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने अपनी फैक्ट्री को भारत में लगा दिया, अब यहां पर वो अपने प्रोडक्ट को बना रही है, ठीक है, तो उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो भारत के बाउंड्री के अंदर है, ठीक है। लेकिन जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हम उस फॉरेन कंट्री की जो फैक्ट्री है उसको यहां पर नहीं इंक्लूड करेंगे। अमेरिका की कोई कंपनी अगर भारत में फैक्ट्री लगा रही है तो उसको हम जीएनपी में नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया, नेशनल, नेशनल टर्म इंपॉर्टेंट है। वहां पर हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की थी, जो भी भारत के अंदर फैक्ट्री लगी है, प्रोडक्शन कर रही है, बाउंड्री के अंदर है, अगर सब जीडीपी में कैलकुलेट होगा। जीएनपी में जो राष्ट्रीय है, नेशनल है, खाली उनको हम कैलकुलेट करेंगे, गुड और सर्विसेज को जो भी प्रोड्यूस हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम चलिए अंबानी ने क्या किया, उन्होंने अमेरिका में जाकर अपनी फैक्ट्री लगा ली। हाँ, अंबानी ने अपनी फैक्ट्री अमेरिका में जाके लगा ली तो क्या होगा, वहां पे जो गुड और सर्विसेज हैं क्या वो कैलकुलेट होंगे जीएनपी में, तो हाँ उनको हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे क्योंकि नेशनल्स की बात हुई है, ठीक है, अंबानी भारत से बिलोंग करते हैं, लेकिन जीडीपी में उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि भारत की बाउंड्री के अंडर नहीं लगाई है उन्होंने अमेरिका में जाकर लगाई है। ये चीज क्लियर है, अभी और ध्यान से सुनोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक दो कंपैरिजन करके समझाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
बिल्कुल भी अब ये मत सोचना कि इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। जो बता रही हूं उसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। हम यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे, भारत की बाउंड्री के अंदर की बात की जाएगी। यहां पर हम बात करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट की, जो भी भारतीय हैं। अगर अमेरिका में जाकर अंबानी ने अपनी फैक्ट्री लगाई और वहां पर गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीएनपी में कैलकुलेट होगा, लेकिन जीडीपी पे नहीं कैलकुलेट होगा। तो ये इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, डोमेस्टिक बाउंड्री की बात की गई है। इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ये याद रखिएगा। अब एक एग्जाम्पल लो, यहां पर पहले मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। स्लाइड से थोड़ा हटती हूँ ताकि आप लोग को स्लाइड अच्छे से दिखे। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनल इनकम की हम बात करते हैं, किसको हम जीडीपी में लेंगे, किसको हम जीएनपी में लेंगे। तो देखिए, इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया, भारत में रहने वाले भारत के जो नागरिक हैं, ठीक है, हम और आप भारत के नागरिक हैं, तो हमारे द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है उसको हम जीडीपी में लेंगे, तो हाँ लेंगे, ठीक है। उसको हम जीएनपी में लेंगे, हाँ लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, हम लोग अपने ही देश में रह रहे हैं और भारतीय हैं, लेंगे, इसमें इंक्लूडेड होगा। यहां पर भी हम लोग लेंगे, इंक्लूडेड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल इन इंडिया। अब कुछ फॉरेनर्स हैं, वो भारत में रह रहे हैं, उनको जो इनकम मिल रही है वो जीडीपी में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। यहां पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, हम भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, भारत की बाउंड्री की बात करें, उसके अंदर चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, अगर वो इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो आपके इंक्लूडेड होंगे जीडीपी में, ठीक है। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो यहां पर खाली नेशनल्स, जो राष्ट्र मतलब जो भारत के सिटीजन हैं, उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा। अब कोई फॉरेनर जो है वो भारत में आके काम कर रहा है और यहां पर इनकम अर्न कर रहा है, तो उसको हम जीएनपी में नहीं लेंगे। तो देखो क्या लिखा है, नॉट इंक्लूडेड। जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं वो नहीं इंक्लूडेड होती है उनकी इनकम। अब इनकम अर्न बाय इंडियंस नेशनल आउटसाइड द इंडिया, अब कोई भारतीय है वो अमेरिका में जाके काम कर रहा है, यूएसए में जाकर काम कर रहा है और खूब पैसे अर्न कर रहा है, तो उसको जीडीपी में इंक्लूड करेंगे कि नहीं इंक्लूड करेंगे, बताओ। उसको जीडीपी में नहीं इंक्लूड करेंगे, क्यों? क्योंकि वो भारत के टेरिटरी के अंदर काम नहीं कर रहा, वो तो अमेरिका में जाकर काम कर रहा है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में नहीं इंक्लूड करेंगे। लेकिन जीएनपी में करेंगे कि नहीं करेंगे? जीएनपी में करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रॉस नेशनल की बात की गई है, यहां पर वो भारतीय है जो कि अमेरिका में जाकर काम कर रहा है, उसकी इनकम को हम जीएनपी में करेंगे इंक्लूड, ठीक है, और जीडीपी में नहीं इंक्लूड करेंगे। अब इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल आउटसाइड द इंडिया, अब कोई फॉरेनर है भारत के बाहर काम कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है नहीं कमा रहा है, वो ना ही जीडीपी में इंक्लूड होगा और ना ही जीएनपी में। हमें क्या करना है? अब यूएस का सिटीजन है कोई, वो यूएस में पैसे कमा रहा है, उससे हमारी जीडीपी जीएनपी में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमारा कोई नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, वो यूएसए में बैठ के पैसे कमा रहा है, तो उसको हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्लियर क्लास? समझ में आया? थोड़ा बहुत आ रहा होगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब आगे देखिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो, इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया, कोई भारतीय नागरिक है, भारत में रह के आराम से 1000 रुपए कमा रहा है, मान के चलो, ठीक है। अब इनकम अर्न बाय फॉरेन सिटीजन, कोई विदेशी है जो हमारे यहाँ रह रहा है और भारत में पैसे कमा रहा है 600 रुपए, ठीक है। और इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल आउटसाइड द इंडिया, अब हमारे यहाँ का ही कोई एक सिटीजन है, इंडियन सिटीजन ही है, जो कि यूएस में बैठा हुआ है और 200 रुपए कमा रहा है। वैसे ये जो नंबर लिखे हैं ना, आपको थोड़ा सुन के ऐसे खुजली होने लगी होगी, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे जो विदेश में बैठा है यूएस में, वो तो ज्यादा पैसे कमाएगा भारत के कंपैरिजन में, भारत में रहने के कंपैरिजन में, इसीलिए तो वो बाहर जाके काम कर रहा है, नहीं तो भारत में नहीं काम करता अगर उसे 1000 रुपए मिल जाते।
ये दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन छोड़ दो अभी। अब समझ लो ये वहाँ पे टैक्सी चला रहा है और ये हमारे यहाँ का एक आईटी का इंजीनियर है, तो ऐसे समझ लो। तो ध्यान देना, इंडियन सिटीजन जो कि भारत में ही बैठा हुआ है और 1000 रुपए की सैलरी पा रहा है। दूसरा है एक फॉरेनर जो कि भारत में बैठा हुआ है, ठीक है, फॉरेनर नेशनल है जो कि भारत में बैठा हुआ है, 600 रुपए कमा रहा है। और तीसरा है इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल जो कि यूएसए में बैठा हुआ है, 200 रुपए कमा रहा है। अब हमको जब जीडीपी कैलकुलेट करनी होगी, क्या कैलकुलेट करना होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। तो हम घरेलू की बात करें तो भारत की बाउंड्री की बात करेंगे। अब भारत की बाउंड्री में कौन कौन बैठा है देखो, एक ये बैठा है और ये भी बैठा है, ठीक है। तो हम इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे, तो 1000 प्लस 600 1600। हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर भले ही सिटीजन हो भारत का चाहे फॉरेनर हो, ये मैटर नहीं करता है। वो भारत के बाउंड्री में अगर पैसे कमा रहा है तो वो जीडीपी में इंक्लूडेड होगी। तो 1000 प्लस 600, इसको हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया है? क्योंकि वो भारत के बाहर रह रहा है, यूएस में रह रहा है। अब जब जीएनपी कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा? यहाँ पर हम नागरिकों को लेंगे ना। तो देखो, इंडियन सिटीजन भारत में बैठ के 1000 रुपए कमा रहा है, इसको हम लेंगे। दूसरा है फॉरेनर सिटीजन जो है इंडिया में रह रहा है, पैसे कमा रहा है, ये फॉरेनर है, इसीलिए हम इसको जीएनपी में नहीं लेंगे। एक ऐसा सिटीजन जो भारत का है और विदेश में बैठ के 200 रुपए कमा रहा है, उसको हम जीएनपी में लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। समझ में आया? आया क्लास? चलो आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज जो प्रश्न हैं उनका जो लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आने वाले क्लास में जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम से डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। तब देखूंगी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो याद रखिएगा, जब भी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, जीएनपी की बात करेंगे, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू की हम बात करेंगे, ठीक है। फिर इनकम ऑफ ऑल द नॉर्मल रेसिडेंट जो कि भारत में रह रहे हैं या फिर भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूडेड होंगे, फाइनल गुड और सर्विस की हम बात करेंगे जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं जीडीपी लिख दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप क्या कहेंगे? टोटल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं विद इन द बाउंड्री, ठीक है, विद इन बाउंड्री, भारत के बाउंड्री के अंदर, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन सिटीजन हो। और यहां पर भी हम फाइनल गुड एंड सर्विसेज की बात करते हैं। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, एनएनपी के बारे में। तो बताओ इसका मेन पर्पस क्या है? टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, टू कैलकुलेट बैलेंस ऑफ पेमेंट, टू कैलकुलेट इंपोर्ट और टू कैलकुलेट एक्सपोर्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात यहां पर की गई है। प्रति व्यक्ति आय की गणना, भुगतान संतुलन की गणना करना या आय की गणना करना, निर्यात की गणना करना। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर थोड़ा समय लो और उत्तर देने का प्रयास करो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, एनएनपी का प्रोग्राम का यूज हम करते हैं पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब जो बताने जा रही हूं उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग क्लास। देखिए लिखा है एनएनपी जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है जो किसी देश के नागरिकों और व्यवसायों द्वारा घरेलू और विदेश में उत्पादित किया जाता है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसका उपयोग प्रति व्यक्ति आय की गणना में किया जाता है। तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने तो हमको जीएनपी पढ़ाया ना, आपने एनएनपी तो पढ़ाया नहीं हमको। तो एनएनपी जो है, अगर जीएनपी समझ में आ गया तो एनएनपी भी समझ में आ जाएगा। एनएनपी इक्वल्स टू होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन लिख लीजिए फॉर्मूला। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, एनएनपी जो है
सभी वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है जो किसी देश के नागरिक और व्यवसायों द्वारा घरेलू और विदेश में उत्पादित किए जाते हैं। यहाँ पर जब मैंने जीएनपी के बारे में आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज किसके द्वारा, जो भारतीय नागरिक द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं भारत की बाउंड्री के अंदर, साथ ही साथ फॉरेन में। कोई अगर इंडियंस हैं जो कि अपने ही बाउंड्री में भारत में ही रहकर प्रोडक्शन कर रहे हैं फाइनल गुड एंड सर्विसेज का, साथ ही साथ कोई ऐसा आदमी है जैसे अंबानी जो यूएस में अपनी फैक्ट्री लगाया है, वहां पर गुड एंड सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी जीएनपी में कैलकुलेट होगा, ये पता है ना। अब इसमें से जीएनपी में से जब भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं ना तो हमें मिलता है एनएनपी। अब दिमाग में आ रहा होगा कि मैम डेप्रिसिएशन मतलब क्या है। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट है समय के साथ जो उसकी वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करेगी। कोई नई मशीन खरीदे हो तो उस नई मशीन की कीमत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी उसकी कीमत कम होती जाएगी। ठीक है, कोई कार है आज उसकी वैल्यू बहुत है लेकिन समय के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो वही क्या कहलाता है, वही डेप्रिसिएशन कहलाता है। समझ में आ रहा है। तो जब भी जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हमें एनएनपी मिलेगा, जिसका की प्रयोग हम प्रति व्यक्ति आय की गणना में कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की बात की गई है। एनएनपी जीएनपी में से मूल्यह्रास मूल्य अर्थात पूंजी स्टॉक की खपत घटाकर प्राप्त किया जाता है। जो भी वस्तुएं जो डेप्रिशिएट कर रही है जब उनकी वैल्यू को हम यहाँ से घटा देते हैं तब हमको एनएनपी मिलता है, यही याद रखिए। ठीक है, क्लियर है क्लास। इसी तरीके से हम निकालते हैं एनडीपी। ठीक है, एनडीपी जो है वो कैसे मिलेगा, जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को, जो मूल्यह्रास है उसको हटा देंगे तो हमको एनडीपी मिल जाएगा। बस ये याद रखिएगा आप लोग, ये याद रखिएगा। एनएनपी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं और जब हम एनडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, यदि हम सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास घटाते हैं, ठीक है, जीएनपी में से, तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप क्या कहलाता है। तो अभी हमने आपको बताया ये कहलाता है एनएनपी। ठीक है, याद रखिएगा एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्लास क्लियर हो रहा है ना, कहीं पर भी डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन यही लिखा है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। चलो अब पॉलिटी के क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ और प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमी से रिलेटेड। अब पॉलिटी डिस्कस करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय सचिवालय के अधीन कार्य करता है। तो बताइए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या फिर होम मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कार्मिक मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम देख ले यहाँ पर, कि जब भी हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसको मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। किस पार्ट में, भाग 14 में, अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 315 से 323 के मध्य। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है। अब देखिए, कभी अगर आपसे पूछे कि संघीय लोक सेवा आयोग की गठन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किस एक्ट के थ्रू किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत। याद रखिएगा, वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम ने संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। हाँ, यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूट आपका 1935 के थ्रू किया गया था, ये चीज याद रखिएगा।
ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय और लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। एक चीज मैं इसको एक बार और क्लियर कर दूं आपको, जो मैं बताने जा रही हूं, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखिएगा क्लास, जब हम 1919 की बात करते हैं और 1926 आपको याद रखना है और 1935 आपको याद रखना है। ये 3 ईयर जो है वो आपको याद रखना है। कभी परीक्षा में अगर पूछेगा संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रपोजल कब रखा गया था, तो आप क्या बताएंगे? इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत रखा गया था। यहां पर देखिए लिखा भी होगा, यहां पर नहीं लिखा है, यहां पर देखा, यहां पर लिखा, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम तत्कालीन सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और 1916 से 1921 के बीच जो भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसके तहत सिविल सेवाओं की भर्तियों के लिए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव 1919 में रखा गया था, स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। और फिर 1935 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देख लो क्लास, यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ उसको यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ध्यान से देखिएगा, 1919 की जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम ने संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, प्रपोजल रखा था। ठीक है, 1926 में ली कमीशन आपका स्टैब्लिश किया गया था और ली कमीशन के सिफारिश पर संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद जब हम 1935 की बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम में केंद्रीय और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। तो ये तीनों ईयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कभी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा गया तो आप लिख सकते हैं। तो 1919 याद रखिएगा, फिर 1926 याद रखिएगा और फिर 1935 वाला याद रखिएगा। 1919 में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। 1926 में ली कमीशन थी जिसने की इसकी स्थापना की थी और 1935 में भारत सरकार अधिनियम में केंद्रीय और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। याद रहेगा। अब तो मैं थोड़ा सा आपको ये क्लीन भी करके दे देती हूँ यहाँ पर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे के प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आगे डिस्कस करते हैं क्लास अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, मैं स्लाइड के इसी साइड हूं ताकि आप लोग को प्रश्न अच्छे से दिख जाए। सबसे पहले बोला गया है संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा दिया गया है राष्ट्रपति इस आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की संरचना, कार्यकाल, सेवा की शर्तें और निष्कासन का फैसला करते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी और रिमूवल कैसे होगा चेयरमैन और मेंबर ऑफ कमीशन का। तो बताइए इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब देख लीजिए, फिर मैं स्लाइड पे आती हूँ। क्लास संयुक्त लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये याद रखिएगा। हम जब बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, गलत है। जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि प्रेसिडेंट जो है वो इस आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की संरचना, कार्यालय, सेवा और शर्तों का निष्कासन का फैसला करता है, ये सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए जो है वो आपका रॉन्ग है, लेकिन जो आर है वो सही है। डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर दोनों कथन, अच्छा यहाँ पर नहीं है दिया गया है ना, ध्यान दीजिएगा, वही तो दिया गया है कि संवैधानिक निकाय नहीं है जो मैंने आपको बताया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक कमीशन जो है वो आपका संवैधानिक निकाय है, लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन संवैधानिक निकाय नहीं है। अब यही देखो क्या किया मैंने, ये एक ह्यूमन एरर किया ना, जो कि एग्जाम में आप लोग भी कर लेते हैं। बोल सही रही हूं लेकिन यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ,
लेकिन दिमाग में है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर लिखा है कि एक संवैधानिक निकाय, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा क्लास। देखिए, ज्वाइंट पब्लिक कमीशन सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसे भारत के 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। 2 राज्य एक साथ मिलकर, ज्वाइंट की बात हो रही है, या 2 से अधिक राज्य एक साथ मिलकर बैठेंगे, कहेंगे हम लोग ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन करना चाहते हैं। देखिए, इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है तथा राष्ट्रपति जो है वो इसके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये एक वैधानिक निकाय है और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कैसे की जाती है, ये बोला गया है। जो भी संबंधित राज्य होते हैं उनकी विधानसभाएं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का अनुरोध करती है, रिक्वेस्ट करती है, और राष्ट्रपति ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तब, ठीक है। अब इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं जेपीएससी की, ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। ये प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और जो राज्यपाल हैं वो राज्य के विधानमंडल में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है और राज्यपाल जो है उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं, ठीक है। और जेपीएससी जो है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अपने राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। बस ये याद रखिएगा कि ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, जिनका की गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है और इसके मेंबर्स की नियुक्ति अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जब भी कोई स्टेट चाहता है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो तो वो विधान क्या करता है? संबंधित राज्य विधानसभा में जेपीएससी की स्थापना के लिए अनुरोध करता है। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहां पर कुछ और चीजें, सदस्यों की पद की शर्तें क्या होती हैं? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य 6 वर्ष या उनका कार्यकाल 62 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो, और कोई भी सदस्य किसी भी समय इस्तीफा भी दे सकता है अगर वो चाहे, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? अध्यक्ष किसी जेपीएससी सदस्य को निलंबित या हटा सकते हैं, वो उनकी नियुक्ति भी करते हैं, हटा भी सकते हैं जब चाहें, और राष्ट्रपति सदस्यों की संख्या और उनकी सेवाओं की शर्तों को भी निर्धारित करते हैं, ठीक है। जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं। अब दिमाग में हमेशा रहेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हो सकता है कहीं पर 1-2 लाइन दी रही हो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, ध्यान से पढ़ा ना हो, तो आप उसको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान के चलेंगे। लेकिन अब हमेशा याद रखेंगे कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, एक वैधानिक बॉडी है, ठीक है। इसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है, और जब राष्ट्रपति चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं। चलो, अब यहां पर इस प्रश्न को देखते हैं। 5, 8, 15, 17 में क्या क्या दिया गया है? तो ये तो आसान प्रश्न है। पार्ट 17 में लैंग्वेज की बात की गई है। डी का थर्ड 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। फिर उसके बाद हम देखें 15, 8, 5 दिया गया है। तो बताओ 5 में किसकी बात की गई है? यूनियन गवर्नमेंट की। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास, डी सही उत्तर है, देख लीजिए यहां पर। तो एक आसान प्रश्न था, याद कर लीजिएगा इसको जरूर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा मैं इधर हो जाती हूं ताकि अच्छे से दिखे। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4A में किया गया है। फिर दिया है 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में संशोधन जो है वो साधारण बहुमत से किया जा सकता है। आपका सही उत्तर क्या है बताइए। जब भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, हम डीपीएसपी की बात करते हैं, तो वो हमारे संविधान के किस पार्ट में दिया गया है? वो हमारे संविधान की 4th में दिया गया ना कि 4th A में दिया गया है। तो ये तो आपका गलत है, ये गलत है। पहला 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है, सही है। बी जो है वो सही है,
क्या बोला गया है? ट्रू स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा क्लास, नए राज्यों के प्रवेश की बात हम करें, दिख रहा है ना? मैं इधर हो जाऊं थोड़ा, इधर से आपको दिखेगा, ठीक है? इधर से मैं चेक करती रहती हूँ, कहीं मैं स्लाइड के सामने खड़ी हो गई तो मेरे स्टूडेंट्स को दिखेगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, नए राज्यों के प्रवेश की बात करें, उसकी स्थापना की बात करें, दूसरी अनुसूची की बात करें, राज्य भाषा के प्रयोग की बात करें, 5वीं अनुसूची की बात करें, 6वीं अनुसूची की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की बात करें, इन सब के लिए हमें साधारण बहुमत से ही इन सबको पास कराया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी द्वारा ही। ये चीज क्लियर है ना? तो याद रखिएगा इस चीज को। चले अब आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अच्छा अगले प्रश्न के पहले महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान से सुनिए। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। पीसीएस में, आरओ एआरओ में एक बार पूछा गया था कि कौन कौन से स्टेट जो हैं वो आपके 6th शेड्यूल में हैं, ठीक है? तो ध्यान क्या रखेंगे आप लोग? नो मनी इन एटीएम, नो मनी इन एटीएम, ठीक है? तो यहां पर ए मतलब क्या हो गया? असम, टी मतलब क्या हो गया? त्रिपुरा, और एम मतलब क्या हो गया? मेघालय और मिजोरम। याद रखोगे, 6वीं शेड्यूल की जब हम बात करेंगे तो यहां पर नो मनी इन एटीएम मतलब क्या? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं है, इसीलिए नो मनी इन एटीएम। जब एटीएम याद करके जाते हो ना तो पेपर में ऐसे बाल खुजलाने लगते हो। क्यों खुजलाने लगते हो? ध्यान से सुनो। पेपर में दिया रहता है कि 6वें शेड्यूल में कौन सा नहीं है। पहले देगा मेघालय, फिर देगा मिजोरम, फिर देगा मणिपुर, ठीक है? फिर आपको दे देगा असम। अब पेपर में तो याद करके गए एटीएम 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 एटीएम। अब जैसे देखोगे मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, तो याद आएगा यार कौन सा एम था इसमें, कौन सा एम नहीं है इसमें। तो अब याद रखोगे नो मनी इन एटीएम, तो 6वें शेड्यूल में मणिपुर नहीं है, ठीक है? असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। अब 5th शेड्यूल की बात करेंगे तो इसमें आपका याद रखिए कि इन को छोड़ के जितने भी हैं वो सब इसमें हैं। एनी स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जितने भी बाकी स्टेट्स हैं आपके, सब आपके 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। यहां पर 5th शेड्यूल की अगर हम बात करें, इन एरियाज के में प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि वो डिक्रीज कर सके, इंक्रीज कर सके, बाउंड्री को बदल सके, ठीक है? ये ट्राइब से रिलेटेड वाली चीजें की बात की गई है ना। लेकिन यहां पर जब हम 6th शेड्यूल के स्टेट्स की बात करेंगे तो किसके पास पावर है? गवर्नर के पास पावर है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को। ये भी याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है क्लास, इतनी चीजें याद रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, तो हम इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू 1976 के थ्रू कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, जिसमें से आपका एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है, मतलब कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए थे, कुछ नए आर्टिकल्स को ऐड किया गया था, जिसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 39A, जिसमें क्या बोला गया है? गरीबों को निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। इसी के बाद 43A को जब हम देखेंगे तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी की बात की गई है, ठीक है? फिर 48A में अगर हम देखेंगे पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार की बात की गई है। फिर 44th देखिएगा, 44th, ठीक है, जो कि 1977 में हुआ था। इसमें 2 धाराएं जोड़ी गई थी अनुच्छेद 38 में, और फिर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कि क्या किया गया था? अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया था और प्रारंभिक शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दी गई थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, डीपीएसपी की बात करेगा अगर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात की जाएगी आपसे,
तो उसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 39A, 43A, 48A को जोड़ा गया। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2 प्रोविजंस जोड़े गए अनुच्छेद 38 में, और फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड चेंजेस किए गए। तो इतनी बार हमने डीपीएसपी में अमेंडमेंट किया है, ठीक है, संशोधन किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्लास। और एक और अमेंडमेंट जो कि 97 में किया गया था, जिसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था 43B। कौन सा? याद रखिए, 43B को जोड़ा गया था, और इसमें क्या बोला गया था? सहकारी समिति की बात की गई थी, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने की बात की गई थी। तो जितने भी अभी तक अमेंडमेंट किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं राजकीय निदेशक तत्व, राज निदेशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, राजनीति निदेशक तत्वों में, ठीक है, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले 42nd के थ्रू 39A, 43A और 48A, ठीक है। 39 में क्या बोला गया है? फ्री लीगल एड टू द पुअर्स। फिर 43A में क्या बोला गया है? टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है, इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 48A में क्या बोला गया है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे तो इसमें 38 आपका जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि अब स्टेट क्या कोशिश करेगा? जो इनइक्वालिटी है, टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी की बात की गई थी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। और 86 में जो था वो एजुकेशन से रिलेटेड था, और 97 में हमने आर्टिकल 43B को जोड़ा था, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी क्लास, ये याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलो, संविधान संशोधन स्क्रीनशॉट ले लो, पूछ लेता है 99, 100, 101, 102, 103, 104, ठीक है। यहां पर ध्यान देना कि हम लोग जब भी 199 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे तो ये यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2015। 100वें की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो भू सीमा संधि थी वो हुई थी। 101 की बात करेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड है, वस्तु एवं सेवा कर की बात यहाँ पर की गई थी। 102 की बात करेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, नेशनल बैकवर्ड कमीशन की बात की गई थी, ठीक है। 103 में ईडब्ल्यूएस की बात की गई थी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की। फिर 104 में लोकसभा विधानसभा में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण था उसको 10 साल बढ़ा दिया गया था रिजर्वेशन को, और 104 में ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। देखो क्लास पूरा रिवीजन पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये सब जो पॉइंट्स बता रहे हैं ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे हम इनको फिर रिवाइज कर लेंगे, चिंता मत करिएगा आप। अब इसको देखते हैं, इस प्रश्न को। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ, बताइए कहां पर अप्लाई नहीं है? अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सही उत्तर आपका अरुणाचल प्रदेश है, सी जो है वो सही उत्तर है। हम व्याख्या एक बार देख लेते हैं आप लोगों के लिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2000 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। क्यों समाप्त कर दी गई थी? क्योंकि अनुसूचित मतलब देखिए इसके पीछे कारण ये था कि राज्य की समूची जनसंख्या जनजातीय थी, ठीक है, वहां कोई भी अनुसूचित जाति नहीं था। इसी वजह से ये जो रिजर्वेशन था पंचायत में उसको 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आया? क्योंकि वहां पे जो लोग थे वो जनजातीय थे, ठीक है, ट्राइब्स थे। अगला प्रश्न, by which constitutional amendment the number of central minister have been limited to 15% of the total number of member of the Lok Sabha?
क्या बोला गया, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो 91st, 92nd, 90 या फिर डी? तो आसान प्रश्न है ना, इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था कि 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा होंगे, ठीक है, लिमिट कर दिया गया था। 1 मिनट क्लास, ये क्या हुआ, डिस्कार्ड, चलिए। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो 91st है। अगला देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन मेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हम लोग देखें तो 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो किस में सम्मिलित किया गया था? तो ये तो आर्टिकल 51A में ना मूल कर्तव्यों की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा क्लास, किसकी बात की गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, मूल कर्तव्यों की। इसको हमारे संविधान में कब जोड़ा गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो कहीं पर भी अगर परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दिया जाए कि मूल कर्तव्य जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, वो हमारे संविधान में शुरू से जुड़ी हुई है, मतलब जो संविधान बन के तैयार हुआ था मूल संविधान में जुड़ी थी पहले से ही, तो वो गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था बाद में, याद रखिएगा। और जब इसको जोड़ा गया था तो उस समय खाली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, खाली 10 मौलिक कर्तव्य थे। कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे? अगर पूछेगा तो स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे। ये भी याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ने के लिए किस कमिटी ने कहा था? तो स्वर्ण सिंह कमिटी ने कहा था, रिकमेंड किया था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और आज अगर हम देखें प्रेजेंट में तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर और किस में है? 51A में है, ये भी याद रखेंगे। पार्ट पूछेगा तो पार्ट कौन सा है? पार्ट 4A है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए क्लास, क्या प्रश्न पूछा गया है? Which of one of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है पूछा गया है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी बिल है संविधान संशोधन से, तो ये दोनों सदनों में बहुमत से पारित होना चाहिए। और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक है। आप देखते हैं ना, कभी कभी कुछ बिल ऐसे होते हैं ऑर्डिनरी बिल जिसके के लिए जॉइंट सिटिंग की आवश्यकता होती है। तो 108 में जॉइंट सिटिंग की बात बोली गई है ना, कि जॉइंट सिटिंग करा के जो डेडलॉक है उसको रिजॉल्व करने की बात। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है वो दोनों सदनों द्वारा बहुमत से पारित होना चाहिए, और यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए, एक मिनट क्लास, सर्वोच्च न्यायालय के में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। फिर अगला हम देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। यहां पर बोला गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है, और ये भी सही है। ये याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात भी करते हैं। जाकिर हुसैन जो थे वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? डी सही नहीं है, ठीक है, डी सही नहीं है। जब हम बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये जो थे वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के। तो दोनों चीज याद रखना है आपको। ये
हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे और सेकंड राष्ट्रपति भी यही थे। चलो अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर। 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी वोटिंग एज, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो 66 नहीं, 62 नहीं, 63 नहीं, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग एज थी पहले 21 थी, बाद में उसको घटाकर 18 कर दिया गया, तो 61st हो गया। अब ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क दूंगी, क्या करो, होमवर्क लिखो जल्दी से। होमवर्क, आप में से कुछ स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि मैम थोड़ा होमवर्क दिया करिए। ये होमवर्क करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे होमवर्क का आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत आसान है। गोलकनाथ वाद की बात की गई है, केशवानंद भारती केस की बात की गई है, जिसमें हमने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है ना। भारत के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अमेंडमेंट हो रहा है तो। फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलो अब आगे बढ़े। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अभी हमने डीपीएसपी में कौन कौन से प्रोविजंस जोड़े थे, आर्टिकल जोड़े थे, डिस्कस किया है। वैसे ही प्रीएम्बल में भी जोड़ा गया था शब्दों को। मैंने पहले की क्लास में डिस्कस किया है ना ये चीज आपसे, कि जो प्रीएम्बल था उसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो सोशलिज्म और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। किसको? सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को, ठीक है। और जो यूनिटी शब्द था उसको चेंज किया गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 शब्द थे जो हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। क्या क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता की बात की गई थी। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है, बस रिवाइज करा रही हूँ। फिर इसके बाद क्लास देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इसके पहले बता ही दिया है कि 39A, 43A और 48A ये भी जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। किसमें? डीपीएसपी में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो इसी तो आपका जोड़ा ही गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन के थ्रू 51A जो ये आर्टिकल है उसको, मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। किस पार्ट में? 4th A में। ये मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 7th शेड्यूल में भी कुछ जो चेंजेस किए गए थे। 7th शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है? 7वीं अनुसूची। यहाँ पर हमने संघ सूची की बात की है, राज्य सूची की बात की है और समवर्ती सूची की बात की है ना। तो इसी में कुछ सब्जेक्ट्स को एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था। देख लीजिए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, वेट एंड मेजर, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसको क्या किया गया था? इसको ट्रांसफर कर दिया गया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। ध्यान दीजिए, शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों के संरक्षण की बात, वजन और माप तथा न्याय प्रशासन, ये जो सब्जेक्ट्स थे इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो जो भी प्रश्न आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बनते हैं वो मैंने बता दिया। ये भी आपको पता होगा ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इतने चेंजेस किए गए थे कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा। चलो, अब यहां पर वही चीज दी गई है कि 352 में हम लोग क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करते हैं ना, नेशनल इमरजेंसी की। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या बाद में हम देखते हैं ना कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया? जो इंटरनल इमरजेंसी की बात की गई है, इंटरनल इमरजेंसी की, कि इंटरनल इमरजेंसी पड़ेगी तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला शब्द, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया और बोला गया आर्म्ड रिबेलियन,
उसकी जगह यूज किया गया, वही लिखा होगा। यहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रपति युद्ध बाहरी हमले की घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये तो यहां पर देखिए, युद्ध बाहरी हमला, ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, इन शब्दों को जोड़ा गया था ना, यहां पर आर्म्ड रिबेलियन शब्द कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। पहले यहां पर क्या था, यहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात की गई थी, उसको हटा दिया गया था। ये मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी आने वाले क्लासेस में, जब इमरजेंसी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। महान्यायवादी से, इनमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक होता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होते हैं, ठीक है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। तो देखिए क्लास, जब भी हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया है, इनके कार्यकाल को हमारे संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट, इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको भी वही क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होती है, तो ये सही है। तो ओनली वन इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग। अब देखो यहीं पर, अब अपनी मैम का मिस्टेक देखो, यहाँ क्या दिया गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, असत्य कथन। तो कौन सा असत्य है, दूसरा असत्य है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर बी हो जाएगा क्योंकि असत्य बोला गया था, ये याद रखिएगा। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं है। क्लियर है क्लास? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। किससे रिलेटेड, कैग से रिलेटेड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड। आफ्टर लीविंग हिज पोस्ट ही कैन एज्यूम एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट सैलरी इज इक्वल टू द हाई कोर्ट जजेस। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। यहां पर याद रखिएगा, अगर नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है वो अपने पद को जब छोड़ता है तो उसके बाद वो भारत सरकार के अंतर्गत कोई पद ग्रहण कर सकता है, नहीं, ये गलत है, नहीं कर सकता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, नहीं कर सकता है, ठीक है। और इनका जो वेतन है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है, नहीं, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको यहाँ दिए गए हैं वो क्या है, वो असत्य स्टेटमेंट है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अब इस प्रश्न को देख लें, क्या दिया गया है। आर्टिकल 350B लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, जो कि आर्टिकल 350B के अंदर आता है। न्यू दिल्ली, श्रीनगर, प्रयागराज या फिर कोच्चि। तो सही उत्तर क्या होगा, यहां पर प्रयागराज आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। क्लास क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे हैं। इस प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो आसान प्रश्न है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। संवैधानिक निकाय की बात की गई है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आर्टिकल 330 की, तो आर्टिकल 338 की याद रखिएगा, फिर 338A की, 338B की याद है। इसमें हम लोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि उसकी बात आर्टिकल 338 में की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है सी। अगला देखते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है, इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। जो फाइनेंस कमीशन है उनके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो एडवाइजरी होते हैं नेचर में, ये बोला गया है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट बॉन्ड टू फॉलो देम। बिल्कुल सही है।
फाइनेंस कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन होंगे वे एडवाइजरी होंगे। अब सरकार चाहे तो उनको फॉलो करे चाहे ना फॉलो करे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब? बताइए कितने मेंबर्स होते हैं? तो यहां पर 30, 25, 35 और 20 आपको दिया गया है। तो याद रखिएगा इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो 20 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। क्लियर है क्लास? अगला देखिए, व्हाट इज the maximum number of vigilance commissioner in the central vigilance commission apart from the chief vigilance commissioner? यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मैं स्लाइड से थोड़ा हट जाती हूं और आप लोग आराम से देख लीजिए एक बार और उत्तर बताइए क्लास। देखिए क्लास, जो लास्ट के क्वेश्चन है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर देखा जाए, और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटी को रिवाइज करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए इन भी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अमेंडमेंट और आर्टिकल्स मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करा दूंगी। तो बताइए यहाँ पर आंसर कौन सा सही है? 3, 4, 1, 2। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर है 2। ठीक है, याद रखिएगा 2 जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऐसा प्रश्न तो इसी बार आपके यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया था गवर्नर से रिलेटेड। तो आर्टिकल 153 में हम गवर्नर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, 154 में हम एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, 155 में हम अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स की बात करते हैं, लेकिन 157 में हम ओथ की बात नहीं करते हैं, जो शपथ की बात नहीं करते हैं गवर्नर की। सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखो 157 की जब हम बात करते हैं, इसमें राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो अर्हता होती है, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन होती है उसकी बात की गई है, ये याद रखिएगा। चलिए, जैसे 35 वर्ष होना चाहिए, और अगर हम देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये देखिए क्या लिखा है 157 में, जो भी एलिजिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट के लिए, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए एटलीस्ट, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, थोड़ा मैं साइड हो जाऊं। वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है। तेलंगाना एंड कर्नाटका हैव सेम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट। तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां कहां है? तो आप याद कर सकते हैं, जिसमें से इसको हटा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताइए, जे को मैंने हटा दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब यूटी हो गई है ना, लद्दाख अलग कर दिया गया। और कौन कौन से हैं? पहला आपका 1 जो है वो क्या है? वो तेलंगाना है। ठीक है, 2 क्या है? ध्यान से पढ़िए क्लास, 2 क्या है आपका? वो है आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा बताइए, जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो सही है कि गलत? तो वो आपका गलत है। तो यहां पर ये सही दिया गया है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं 6 जगह, लेकिन तेलंगाना और कर्नाटका के पास सेम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स नहीं है। यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, इसीलिए बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए यहां पर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में 40 है और कर्नाटक में 63 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, कितनी है? 100 सीटें हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। महाराष्ट्र में 75 है, बिहार में 75 है। तो कभी परीक्षा में अगर दे कि महाराष्ट्र और बिहार में जो सीटें हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो इक्वल है, तब वो आपका स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में 100।
चलो, अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आप क्या बताएंगे? 169 आर्टिकल के थ्रू। तो क्लास, ये आज के सेशन का आपका आखिरी प्रश्न था। तो आज की क्लास को हम यही एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। आज हमने मुख्यतः पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड। अच्छा, एक क्वेश्चन आप में से किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही थी, इन्फ्लेशन की बात उसमें की गई थी, मुद्रास्फीति की बात की गई थी, ठीक है। इंग्लिश में जो लिखा था क्वेश्चन, उसमें लिखा था कि जो डेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कर्जा लिए रहते हैं, उनको इन्फ्लेशन से बेनिफिट मिलता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और शायद हिंदी वाले में देनदार लिखा गया था कुछ, कि उनको बेनिफिट होता है। नहीं, जो कर्जा लेते हैं उनको बेनिफिट होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, सपोज करिए मैं और मेरे बाबा जी हैं, ठीक है। मेरे बाबा ने अपने समय में किसी को 1 रुपए दिया था कर्जे में, मतलब किसी को 1 रुपए दिया था अपने दोस्त को। अब उनके दोस्त का जो बेटा बेटी है, वो मुझे आज के समय में 1 रुपए आके लौटा रहे हैं। तो बताओ, आज के समय में अगर वो मुझे 1 रुपए ला के दे रहे हैं, तो उस 1 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। लेकिन अगर मेरे बाबा जी उस समय, अपने समय में 1 रुपए का थोड़ा सा सोना खरीद लिए होते, तो उसकी वैल्यू रहती ना। तो जिन्होंने कर्ज लिया था उनको तो बेनिफिट हुआ, उनके पोता पोती आए, आज 1 रुपए लौटा के चले गए मुझे। तो आज तो 1 रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन उनके बाबा के समय 1 रुपए की वैल्यू थी, जिस समय उन्होंने कर्ज लिया था। समझ में आ रहा है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कर्ज लिया है उनको इन्फ्लेशन से बेनिफिट होता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? और भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम आज के सेशन को एंड करेंगे और लास्ट में जाते जाते क्या कहूंगी, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, एक अच्छी नींद लीजिए और थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखिए। मैं रोज इसलिए बोलती हूँ ना, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं बताती हूँ वो आप में से सारे स्टूडेंट को पता है। मुझे खुद को पता है कि पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, निगेटिव चीज़ें नहीं सोचना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, जो चीज़ में आप, लेकिन मेरे भी लाइफ में ऐसा समय आता है जब मैं खुद इन सब चीज़ों से अलग हो जाती हूँ, ठीक है। तो सबके जीवन है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, रोज पढ़ाई करनी है और रोज इन्हीं सब चीजों को याद भी करना है कि नहीं, हमें मोटिवेटेड रहना है, हमें अच्छा सोचना है, हमें अपने पे विश्वास करना, हमें अपने ईश्वर पे विश्वास करना है, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास करना है, ठीक है। हमें हमेशा ये सोचना है कि हम आगे सफल होंगे, हम परिश्रम करेंगे, अपने परिश्रम के प्रति हम वफादार रहेंगे, सफलता ईश्वर हमको जरूर देगा। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए और जब भी निराश हुआ करिए तो यही सब सोचा करिए कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्लास, अब आज के सेशन को यही एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, कुछ और डिफिकल्ट प्रश्नों के साथ, आसान और डिफिकल्ट दोनों प्रश्नों को, ठीक है। तो बैलेंस करके चलेंगे। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आपका दिन खूब मंगलमय हो।